नमस्कार। आवाज आती है मेरी? विपिन भाई, हाथ हिलाइए। वीडियो ऑन है। आवाज आ रही है? ओके। लकुली शोग यूनिवर्सिटी और विश्व उमिया फाउंडेशन के सहयोग से हम योगाहार कोर्स चला रहे। योगाहार कोर्स के चौथे सेशन में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। हफ्ते में 2 बार हम लेक्चर ले रहे। हम सोच रहे हैं कि भी 40 मिनट में हमारा सेशन अपने आप खत्म हो जाता है। तो अब हम ऐसा प्लानिंग करने के लिए सोच रहे हैं कि जैसे हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाए 9 बजे शार्प हम जूम में शामिल हो जाएंगे। 40 मिनट में जैसे खत्म हो जाता है तो 5 मिनट हमारा रिकॉर्डिंग डाउनलोड होने में टाइम लगता है और 5 मिनट हम दूसरा अ, ऐसा करके 10 मिनट के बाद दोबारा वही लिंक और वही पासवर्ड से हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो हम जो हफ्ते में 2 की जगह एक दिन बढ़ाना चाहते थे, उसकी जगह हम एक ही दिन में डबल लेक्चर्स करने का सोच रहे हैं। तो आप लोग, मैं उसके लिए एक रख दूंगा सर्वे। आप कल हमें बताइए कि ये सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा सबको। तो जिसके कारण हम अपने लेक्चर्स को डबल करके एक ही दिन में हम कोर्स को आगे बढ़ा सके। तो आज तो नहीं करेंगे क्योंकि मुझे कल सुबह में जल्दी जाना है आउट ऑफ स्टेशन। इसके लिए आज जरा मैं तैयारी के लिए मैं नहीं करने वाला हूँ। लेकिन परसों का लेक्चर हम डबल में करेंगे। ठीक है। अब हम आज आगे बढ़ने से पहले एक सबसे पहले हम एक वीडियो देखेंगे। हमारा मनुष्य का शरीर कैसे बनता है। आप सबको पता है कि पुरुष और स्त्री जब दोनों मिलते हैं तो पुरुष का शुक्र कोश और स्त्री का अंडकोश दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तब जाके मिलन के बाद ये दोनों कोश का गर्भ बनता है और वो गर्भ गर्भाशय में स्थिर हो जाता है। और फिर माँ की गर्भावस्था के दरमियान एक गर्भ को माँ के शरीर से पोषण मिलता है और वही पोषण से उसका विकास होता है। तो छोटा सा अंडा और शुक्र कोष तो इतना छोटा होता है कि हम नरी आंख से देख नहीं सकते, उतना छोटा होता है। लेकिन वो कैसे अंडाशय के अंदर अंडकोश के अंदर जाता है, फलिनीकरण होता है।
बच्चा बनता है और वो गर्भाशय में स्थिर कैसे होता है और बच्चे का ग्रोथ कैसे होता है, वो जरा पहले एक बार हम देख लेते हैं। अंडा है, अंडा के अंदर ये शुक्र कोश अंदर जाता है। दोनों के मुख्य कोश जो है, मुख्य के अंदर वो मिक्स होते हैं, फिर गर्भाशय में स्थिर होता है। आपने देखा, एक शुक्र कोश जो हम नरी आंख से देख नहीं सकते हैं, वो जब स्त्री के अंड बीज के साथ फलीनीकृत होता है, माँ के पेट से, माँ के खून से उनको पोषण मिलता है, और बच्चा जब 9 महीना अपन माँ के गर्भ में रहने के बाद जन्म लेता है, तब वो बाहर आता है। बाहर आने के लिए खुद प्रयत्न करता है। बच्चा जब जन्म के समय बाहर निकलने का टाइम होता है, तो माँ का जो गर्भाशय का जो मुख होता है, वो अपने आप एकदम सॉफ्ट हो जाता है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है मसल्स की, और बच्चा अपने आप डिलीवरी हो जाती है। दुनिया के सारे प्राणियों के बच्चे इसी तरह जन्म लेते हैं, लेकिन एक मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है, तो माँ का गर्भ
का मुख जो है वो खुद खुलना चाहिए। वो सही तरह समय पे खुल भी नहीं रहता है कई बार, तो काट के निकलना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। मनुष्य को समस्याएं है, दूसरे प्राणियों को समस्या नहीं है। दूसरा, बच्चा जब गर्भ में बड़ा होता है, आप कोई खेत के अंदर कोई पौधा लगाते हो तो उसको समय पे खाद, समय पे पानी, समय पे उसको सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलना चाहिए। कोई पौधे को सही प्रकाश नहीं मिलता, सही पानी नहीं मिलता, सही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता, सही खाद नहीं मिलता, तब तक उसका सही विकास नहीं हो पाता है। इसी तरह मनुष्य के शरीर को या किसी भी प्राणी के बच्चे को ग्रो होना है, सही तरह ग्रो होना है, तो उसको सही भोजन मिलना जरूरी है। लेकिन मनुष्य की खान पान इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चे के लिए जो सही भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और इसके कारण कुपोषित बच्चे, माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। और मुझे कहने में शर्म आती है कि गुजरात के बच्चे माल न्यूट्रिशन में, कुपोषण में बिहार के पीछे दूसरे नंबर पे हम इंडिया में खड़े हैं। पैसे कमाने में गुजरात नंबर वन है, लेकिन कुपोषण में गुजरात दूसरे नंबर पे है इंडिया के लेवल पे। तो बच्चा जब माँ के गर्भ में, गर्भाशय में सेट होता है, उसी टाइम कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई बच्चे के जन्म के टाइम इसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई दो व्यक्ति जब साथ में मिलते हैं, पुरुष और स्त्री, उसी वक्त आत्मा इसके साथ अंदर आ जाता है। तो आपके घर का जो वातावरण है, आपकी सोच है, वो सब देख के आपके आसपास के इलाकों में घूमने वाले सूक्ष्म जगत में जो आत्माएं होती है वो कोई ना कोई जगह ढूंढते होते हैं, और जहां मौका मिल जाए वो अंदर आते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि दो व्यक्ति जब इकट्ठा होते हैं तभी आत्माओं का प्रवेश हो जाता है। तो आपके घर जो बच्चा जन्म लेता है वो प्री प्लान होता है, आपके घर का वातावरण आपकी सोच के हिसाब से ऐसे लोग ही आते हैं। उसका एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि पिछली बार भी हमने आपसे बात की थी भाई, एक भाई जो साधक है हमारे, वो नवरात्रि 9 दिन करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, भोजन नहीं करते हैं, 9 दिन कसरत करते हैं, फिर भी अपना वजन 9 दिन के बाद बढ़ाते हैं। तो उनके जो गुरु थे, जो लामा वो थे, बुद्धिस्ट थे, वो जब ये मेडिटेशन उनके पास सीखने गए थे तब वो बुजुर्ग थे। और काफी सालों के बाद वो जब गए तो उनके गुरु, वही गुरु बच्चे के रूप में थे, यानी छोटे बच्चे के रूप में थे। तो वहां जाके उन्होंने पूछा कि भाई ये गुरु तो पहले बुजुर्ग थे, अभी ये गुरु बच्चे के रूप में कैसे? तो उस टाइम उन लोगों ने, उनके जो गुरु के साथ रहने वाले दूसरे अ, गुरु भाई थे, उन लोगों ने उनको बताया कि आपके जाने के बाद 2-3 साल के अंदर उन्होंने, उनका पुराना शरीर छोड़ने का था। तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, और नई जगह जहाँ जन्म लेने वाला हूँ उसका प्लानिंग उन्होंने पहले से तय किया था, वो जगह उन लोगों को बता दी थी। तो वो लोग वहाँ जाके मिल के आए थे कि भाई हमारे गुरु आपके वहाँ जन्म लेना चाहते हैं, आपको इसी दिन आपको पति पत्नी को मिलना है। तो मिलने के बाद 9 महीने के बाद आपके वहाँ बच्चा जन्मेगा, आपको 1 साल तक आपको उसको रखना है। 1 साल के बाद हम आएंगे और विधि विधान करके हमारे गुरु को वापस ले जाएंगे। तो ये घटना जो उन्होंने बताई, इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा जब
शरीर को धारण करता है, तो उस टाइम एक स्त्री और पुरुष दोनों मिलते हैं, तब जाके गर्भ में जो स्थिरता होती है गर्भ की, उसी टाइम आत्मा शरीर में आ जाता है। वो एक अलग शरीर हो जाता है, लेकिन वो बच्चा 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है। माँ जो भी खाती है, जो वातावरण में रहती है, जो बोलती है, जो सोचती है, सब कुछ जो पढ़ती है, जो दिखती है, सब कुछ वो बच्चे के जीवन के ऊपर इफेक्ट करता है। तो गर्भ संस्कार की जो विधि है हमारे शास्त्रों ने जो दी हुई है, वो इसीलिए है कि आपके अंदर जो गर्भ बच्चा जो पैदा हो रहा है, जो आई है आत्मा, उसको शुरू से कुछ संस्कार दे सको आप, और उनके जीवन में कुछ बदलाव कर सको, इसके लिए सब गर्भ संस्कार की विधि विधान की व्यवस्था है। तो ये सब आपको मानना पड़ेगा। और जैसे हम बच्चों को तालीम देते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इसी तरह छोटे बच्चे जो गर्भ में होते हैं तब से ये सब सारी बातें सीखना शुरू कर लेते हैं। आजकल आप देखिए कि बड़े बड़े लोगों को मोबाइल चलाना सीख नहीं सकते और आता भी नहीं है, लेकिन नए बच्चे जो होते हैं, वो नए बच्चे जब जन्म लेते हैं, 1-2 साल के होते हैं और खुद ही मोबाइल चलाना शुरू शुरू कर लेते हैं। बुजुर्ग को नहीं अच्छा मोबाइल नहीं चला सकते और ये चलाने लगते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि उसकी माँ मोबाइल की प्रैक्टिस कर रही है, उसको उसकी ट्रेनिंग है, तो वो ट्रेनिंग उसके बच्चे के अंदर भी जाती है। तो ये सब जो है ना, वो ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और सब जगह उसकी इफेक्ट आती है। आज हमारा अभी काफी टाइम चला गया, 20 मिनट शायद हो गई। 11 मिनट में हमारा सेशन खत्म होगा। तो आज हम शॉर्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पूरे योगाहार के कोर्स में, उसके ऊपर थोड़ी फटाफट देख लेते हैं। जितना हो सके इतनी स्लाइड हम देख लेंगे, ओवरव्यू ही देखेंगे आज। फिर हम डिटेल में परसों से पढ़ने का शुरू कर लेंगे, पुस्तक के जरिए भी और स्लाइड के जरिए भी। परसों हम डबल क्लास चलाएंगे। आप लोग की हाँ है या ना है, वो जरा हमें मेजोरिटी बताएगी। मेजोरिटी लोग बोलेंगे भी कोई बात नहीं, 40 मिनट का एक सेशन खत्म हो जाने के बाद 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर दोबारा 40 मिनट का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारी योगाहार की जो कोर्स है, उसका सबसे पहले मान्यता इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा यूएसए ने दी पिछली साल। और उसके अंडर में हमने 2 बैच की ऑनलाइन जूम मीटिंग के द्वारा। तो कोर्स 2 साल से 1 साल से चल रहा है। इस साल लकुलिश योग यूनिवर्सिटी ने भी उसकी मान्यता दे दी है, और हम उनके अंडर में ही ये पूरा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। योगाहार का पुस्तक है, जिसकी लिंक मैंने ग्रुप में रखी थी। गुजरात स्टेट योग बोर्ड के हजारों ट्रेनर्स को मैंने योगाहार की तालीम दी हुई है। पिछली साल 2023 में एडीसी बैंक के अंदर मिलेट वर्ष की आ, उजवनी के तौर पे उन लोगों ने प्राकृतिक खेती करने वाले खेडूतों का प्रोग्राम रखा था। तो 5,000 फार्मर्स की ट्रेनिंग दी थी। उसमें मैंने ये योगाहार की तालीम दी थी, और उसमें बैंक ने 5,000 बुक प्रिंट करवा के अपने सारे ब्रांचों के अंदर भेज दिए थे। विश्व उमिया फाउंडेशन, जिनके अंदर हम ये पूरा प्रोग्राम पूरा कोर्स चला रहे, तो उन्होंने पिछली साल 31 अक्टूबर के दिन
भारत के जितने राजाओं ने अपने राजपाट भारत देश को दे दिए थे, वो सारे राजाओं के वारसदारों के सम्मान का प्रोग्राम रखा था विश्व उमिया फाउंडेशन ने। उस दिन ये योगाहार की संक्षिप्त बुक, उसकी 50,000 बुक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के वरद हस्त और उनके साथ उमा सृष्टि, ये योगाहार की बुक के साथ उसका अंक आता है उमा सृष्टि का, वो दोनों का अनावरण किया था अपनी विश्व उमिया फाउंडेशन ने। इसके अलावा सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक सरकारी डिपार्टमेंट है। उसका काम है कि आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस कैसे करना है, उसमें क्या क्या आपको नॉलेज होना चाहिए, अकाउंट कैसे रखना है, आपको जीएसटी का कैसे मैनेज करना है, इनकम टैक्स के बारे में क्या नॉलेज आपको देते हैं, मार्केटिंग कैसे करना है, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग सब, पैटर्न करना है तो पैटर्न के लिए, तो सारी बातों का नॉलेज और ट्रेनिंग देने का काम इस सरकारी डिपार्टमेंट करता है। तो पिछले साल वाइब्रेंट गुजरात का जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें ये सीईडी डिपार्टमेंट ने अपनी योगाहार की 5,000 बुक उन्होंने प्रिंट करके सर्कुलेट की थी। आरएसएस का एक अभियान चल रहा है एकल फाउंडेशन के नाम से। एकल फाउंडेशन का काम है कि जिस गांव में सरकार की स्कूल न हो, वहां ये लोग अपनी स्कूल चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकार की कोई सहाय के बिना। और भारत में आप मानोगे नहीं, 1 लाख स्कूल चला रहे ये लोग पूरे भारत में, जहां सरकार की स्कूलें नहीं है ऐसे इलाकों में। तो गुजरात में ऐसी 3,000 स्कूल है, और ये 3,000 स्कूल के आचार्यों के लिए योगाहार की छोटी सी बुक उन लोगों ने प्रिंट करवाई थी। गांधीनगर गुजरात में सबसे बड़ी स्टूडेंट वाली यूनिवर्सिटी है कड़ी सर्व यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी ने 25,000 योगाहार की छोटी सी बुक प्रिंट करवा के अपने सारे स्टूडेंट्स के फैमिली तक उन्होंने पहुंचा दी थी। एक भाई साहब है, बिल्डर है मुंबई के, और ये तो सिंधी भाई राजेश चावला करके, वो एक प्रकृति मित्र ग्रुप चलाते हैं। गुजरात के अंदर जितने भी प्रकृति की रक्षा करने वाले, पर्यावरण को बचाने के काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को इकट्ठा करते हैं हर साल, और प्रकृति मित्र ग्रुप के जरिए वो लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं। तो उन लोगों ने पिछली बार उनका जो प्रोग्राम था, इसमें हमारी योगाहार की 5,000 बुक प्रिंट करके सारे प्रकृति मित्र के ग्रुप में और इसके साथ जुड़े हुए सारे सेवाभावी लोगों को सर्कुलेट किया था। तो हमारा योगाहार विषय इतना अलग अलग संस्थाओं ने उसको पकड़ा है, उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, और यही विषय जाके अल्टीमेट अब एक सर्टिफाइड कोर्स के रूप में आपके सामने हम रख रहे हैं। तो ये कोर्स के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो फटाफट करके एक स्लाइड ही हम देख लेंगे कि एक एक स्लाइड में हम क्या क्या समझने वाले हैं। तो एक्सपीरियंस भी हम देखेंगे, फिर योग की व्याख्या, ज्यादातर तो योग टीचर ही है, लेकिन योग की पूरी समझ, योग की जो व्याख्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात मैं यहाँ योग की व्याख्या में कहना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि आप जो कर्म करते हो उसको कुशलता पूर्वक आप करते हो तो वो भी योग है। तो जितनी बहनें रसोई बनाती है, वो ही भोजन खा के उनके घर के सारे लोग बीमार होते हैं। इसका मतलब कि रसोई बनाने वाली एक्सपर्ट नहीं है। रसोई ऐसी होनी चाहिए कि खाने वाला बीमार नहीं पड़ना चाहिए और बीमार धीरे धीरे ठीक हो जाना चाहिए।
ऐसी रसोई बनाने वाली किसी के घर में है तो वही रसोई की मास्टर कहलाएगी, बाकी कहलाएगी नहीं। शरीर को ठीक रखने के लिए लोग दौड़ने चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, दौड़ने जाते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी योगा एक्सरसाइज करने के बाद भी शरीर ठीक नहीं रहता है, तो आयुर्वेद एलोपैथी की दवाइयों का उपयोग करके जिंदा रहते हैं। लेकिन आप देखोगे तो डॉक्टर्स भी दवाई खा के जीते हैं। बीमारी क्यों होती है, इसके पीछे हमारा 20 साल का अनुभव ऐसा कहता है कि जब व्यक्ति बिना चबाए खाता है तब कॉन्स्टिपेशन होती है, और कॉन्स्टिपेशन सारी बीमारी की जड़ है। बिना चबाए खाने से जरूरत से ज्यादा खा जाता है, ओवर ईटिंग होती है, और तीनों टाइम पकवान। तो बिना चबाए खाने से कैसे कॉन्स्टिपेशन होती है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पकवान यानी पकाया हुआ भोजन कैसे नुकसान करता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पकाया हुआ खुराक की साइड इफेक्ट क्या होती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बिना चबाए खाने से ओवर ईटिंग होने के बाद शरीर में क्या इफेक्ट आती है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। खुराक जब गर्म होता है तब उसकी इफेक्ट क्या होती है शरीर में, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तेल के बारे में करेंगे। आंतों की दशा क्या होती है बीमारी में। फूड का जो प्रकार है अल्कलाइन एसिडिक, वो कैसे हमारे शरीर को इफेक्ट करता है। बीमारी में से बाहर आने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आसान रास्ता है कि भी कचरा इकट्ठा हुआ है बॉडी में, उसको निकालो, चबा के खाने की आदत डालो, और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा